एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में कोई बिगाड़ पैदा हो गया है, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ आज भी एक सिक्के के दो रुख हैं। आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके ख़ानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम बन गए हैं, ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हाँ, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है, यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए, और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूं कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्जी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीजी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच में लड़ाई हो चुकी है। अल्लाह हक के इमरान खान हक के साथ और अवाम के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान के लिए इमरान खान जो कर रहा है, और शाह मोहम्मद कुरैशी बेचारे को भी घसीट रहे हैं। ये आदमी सच्चे आदमी को घसीट रहे हैं और झूठे आदमी आज़ाद हो रहे हैं। ये सब हमारे आसिम मुनीर के ना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फिलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा। फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हकीकत है, और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है। तो उन्हें पूरे सिस्टम से ही आउट करके रखा हुआ है, और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्जरलैंड के दौरे पर चले गए। वहां पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की। तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो इस पर राज़ी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पर राजी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पर इनकार किया था। और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पे कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं उन्होंने मिल के मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें। लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पे मैं राजी नहीं था। तो मैं इन पे भरोसा कर रहा हूं फिलहाल कि ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उन चीजों पे जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहां से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहां से, और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हों तो इसका मतलब यह है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन जरा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस इसराइल पे तनकीद भी करते हैं लेकिन माजी में भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस ने आने से पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर पे एक हथौड़ा मारा। उन्होंने क्या कहा जरा ये देखें आप। जेडी वेंस ने कहा इन द पाकिस्तान एंड कतरी सिस्टम्स दे डोंट क्वाइट हैव द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है जरा आप ये देख लें। अमेरिका के अंदर ना एक फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन में। The First Amendment protects freedom of religion, speech, press, assembly and petition, forming a cornerstone of American democracy। तो ये कहते हैं जी कि जो पहली तरमीम है अमेरिका के आइन में वो मजहबी आज़ादी और बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी
और लोगों के एहतजाज करने की आज़ादी, और साथ में लोग पटिशन कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ वो उनको फराहम करती है और पाकिस्तान में ये नहीं है। यानी एक जुमले में कि वहाँ पे ना तो मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई फर्स्ट अमेंडमेंट है अमेरिका की तरह। तो अमेरिका के लोग बहुत आज़ाद हैं, पाकिस्तान और कतर के लोग आज़ाद नहीं हैं। कतर को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे तो बादशाह है, लेकिन पाकिस्तान को इससे फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, फिलहाल वो बोलता नहीं है। सभी जानते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ है और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं, और ये बात ख्वाजा आसिफ बड़े फख्र के साथ कहते भी हैं। उनको बेचारों को ट्वीट भी अपने डिलीट करने पड़ जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़े फख्र के साथ ये बात करते रहते हैं। ईरानी वफद जो है उसके अंदर इराकची हैं, बाकरी हैं और कालीबाफ हैं। ईरानी वफद जिस तैयारे पर बैठ के आया, उस तैयारे के ऊपर लिखा हुआ है मिनाब 168। ये उस तैयारे के ऊपर वादे तौर पे लिखा हुआ है। मिनाब में 168 छोटी बच्चियां शहीद हो गई थी, 7 साल तक छोटी बच्चियां थी और कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां थी। तो ये 168 बच्चियां शहीद हो गई थी पहले दिन के अटैक में। तो मिनाब 168 तैयारे के ऊपर लिखकर वो आए, वो फिर एक दफ़ा अपनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ आए। अब देखते हैं मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौके पे इसराइल ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं उस MOU की जो अमेरिका और ईरान के बीच में दस्तखत हुआ, जिस पे बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत करके वो उठा के दिखाया था। तो अब उसकी खिलाफ वर्जियां इसराइल कर रहा है। इसराइल ने किया यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लबनानी शहीद कर दिए और जंगबंदी से तकरीबन वो मुकर गया है। लबनान के ऊपर जो हमले किए हैं उनमें 50 से ज़ायद अफराद इस वक्त तक जाँ बहक हो गए हैं। वो कहते हैं जी हम हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं, जबकि सिविलियन भी उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, बच्चे और ख़वातीन भी हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है, उसमें इसराइली फौजी भी मारे गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब ये वहाँ पे एक जंग जैसी कैफियत, और इस पर ईरान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ईरान का रद्द-ए-अमल सुने, फिर मैं आपको एक और चीज़ सुनाता हूँ कि क्यों ये मुज़ाकरात इस वक्त खतरे में है। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने यह स्टेटमेंट जारी किया कि जो मुआहदा था MOU, उसकी जो पहली शिक है कि लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, तो ये जो बामी हमारा MOU है उसका सबसे अहम सतून ये शिक है। जहां ईरान अपने वादों पर कायम है, वहीं दूसरे फरीक के लिए लाजिम था कि वो सेहूनी हुकूमत को लबनान में जंगबंदी पर मजबूर करे। ऐसा करने में नाकामी की सूरत में उसने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। अगरचे बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से इकदाम किए गए हैं, लेकिन यह मफाहमतनामा एक सिंगल पेज की हैसियत रखता है। पहली शिक की खिलाफ वर्जी पूरे मायदे को मशकूक बना रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। और जब तक दूसरा फरीक फौरी तौर पे जरूरी इकदाम नहीं उठाता, यह मफाहमतनामा मजमूई तौर पे शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अब यहां एक खबर और आती है इसके बीच में कि ईरानी जो नेवी है उसने आबनाए हुर्मुज़ को एक मरतबा फिर बंद कर दिया हर तरह की ट्रैफिक के लिए। वहां से अब टैंकर्स और बहरी जहाज नहीं गुजरेंगे। अब ये खबर भी आ रही है वहाँ रीजन में, और उसके लिए एक पैगाम जारी किया गया है बाकायदा। जहाज़ों को जो है वो ये भी कह दिया गया है कि वेसल्स मस्ट स्टे क्लियर, डू नॉट अप्रोच द स्ट्रेट, अदरवाइज यूर सिक्योरिटी विल बी एट रिस्क, कि आप इस तरफ मत आए वरना आपकी सिक्योरिटी जो है वो रिस्क के ऊपर होगी। और वो ये भी बता रहे हैं कि ड्यू टू इसराइली क्राइम्स, ये इसराइल के जराइम की वजह से है इन लबनान के अंदर, एंड यूनाइटेड स्टेट वायलेशन ऑफ सीज फायर कमिटमेंट्स, अमेरिका ने जो हमारे साथ सीज फायर के ऊपर या जंगबंदी के ऊपर जो मुआहदा किया था, ये उसकी खिलाफ वर्जी भी हो रही है। तो ये तो जनाब अब ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट और दिया, और ये स्टेटमेंट इससे हटके है, लेकिन क्योंकि मुआहदा खतरे में है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टूल नहीं होगा, यानी किसी किस्म का महसूल वसूल नहीं किया जाएगा आबनाए हुर्मुज़ में। हालांकि वो मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतज़ाम जो है वो ईरान और जो ओमान है ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाए, यानी अगर ये हमने यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने, तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहाँ से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता है मिडल ईस्ट के ममालिक के लिए। तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें ये मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहां से पूरा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का ये मतलब है। वो ये कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा तो अमेरिका करेगा और कोई नहीं करेगा। हाँ, तो ये मुमकिन है ना। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा करें और अरब बेचारे पैसा देने पर मजबूर हों और ईरान को इससे छूट हो, क्योंकि अमेरिका को तो पैसों में दिलचस्पी होती है।
अमेरिका की दिलचस्पी तो डॉलर्स कमाने में है, वो तो पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो ये नहीं देखेगा कि अरबों के साथ, और अरबों को मना भी लेगा, अरबों के बाद दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। यहाँ इस पूरे खित्ते में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ चाइना को तकलीफ होगी तो चाइना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, वो अरबों से कोई रियायत ले लेगा या अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि चाइना की तवज्जो जो है वो सिर्फ कारोबार करने की तरफ है, बाकी चीज़ों पे वो ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ना बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अमेरिका ने ये जो मुआहदा किया ये क्यों किया। उन्हें लगता था कि अभी मजीद जंग होनी चाहिए और अटैक होना चाहिए बार बार ईरान के ऊपर, और ईरान में जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे वो मकासद हासिल नहीं हुए। अब अलग अलग किस्म के बयानात इसराइल में सियासतदानों की तरफ से आते हैं, सहाफ़ियों की तरफ से आते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो बाज़ वक़्त आग उगल रहा होता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। तो इसराइली सहाफ़ी ने कहा कि अमेरिका को एक और 9/11 की ज़रूरत है। ये एक इसराइली सहाफ़ी है, ये चैनल 12 के ऊपर काम करते हैं। इनका नाम है जी बेनी सब्ती, बड़ा अजीब सा नाम है, बेनी सब्ती इनका नाम है जी। i24 के लिए भी ये काम करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि इस वक्त एक 9/11 या पर्ल हार्बर की ज़रूरत है। इस वक्त अमेरिका में एक 9/11 जैसे वो हो गया था, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे हज़ारों लोग अमेरिका में मारे गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान पे अमेरिका ने पूरी एक जंग की थी, और उससे पहले एक पर्ल हार्बर हुआ था, उसके नतीजे में दुनिया में बहुत तबाही हुई थी। तो वो गरीब आदमी को पीस रहे हैं चक्की में। 200 पेट्रोल डीजल का रेट लगाकर अभी जो है 60-70 रुपये नीचे करके बहुत मुबारक दे रहे हैं जो हमने आवाम को रिलीफ दिया है। ऐसे रिलीफ से डूब के मरे अच्छी बात है, और एक सच्चा आदमी और ईमानदार आदमी को कैद करके और आप जो भी आवाम के मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। लगेगी तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, बारूद की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मिसाइल चाहिए होंगे, बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, तैयारे चाहिए होंगे। फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा असला चाहिए होगा। तो अगर अमेरिका में आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जो इसराइली सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसका इल्ज़ाम तो किसी पे भी दिया जा सकता है। पिछली मरतबा इल्ज़ाम लगा दिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर, हालांकि बाद में जो तहकीकात हुई उनमें पता चला कि अफगानिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम अफगानिस्तान